हमारी सड़कों पे है, गाय दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और घर घर में गाय नहीं है, गांव-गांव में, शहरों में से गाय जो है सड़कों पे पहुंच गई है, कत्लखानों में जा रही हैं गाय, जिस पे लगातार युगहर कार्यक्रम, युगहर परिवार हम चिंतन कर रहे हैं और बीच-बीच में पहले भी हमने गाय रक्षा के ऊपर चर्चा की, गाय को किसान कैसे पाले, आम नागरिक गाय को कैसे क्यों पाले, उसके प्रभाव को, उसके लाभ को पर चर्चा की गई। कल भी विस्तार से चर्चा हुई। आज सदन का प्रस्ताव था कि एक दिन और गाय के ऊपर चर्चा की जाए, तो आज हम पुनः गाय के ऊपर चर्चा करते हैं और हमारे भाई बहन जो इस गौरक्षा के संबंध में, गौपालन के संबंध में अपना अनुभव, अपने सुझाव, अपने मार्गदर्शन देना चाहते हैं, वो 8 बजे के पहले तक अपने हैंड रीच कर सकते हैं और 8 बजे तक ये क्लास चलेगी। इसके पहले पहले आप हैंड रीच करें। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं, तो समय से पूर्व अपने हैंड रीच करें और हम सब कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें और इस युगहर कार्यक्रम में बने रहें। तो इस कल हमारे दिनेशी सेमवाल जी ने और अशोक पटेल जी सहित सभी, हमारे शरद वर्मा जी और कई हमारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे थे कि हमारी गाय सड़क से कैसे निजात पाए, इस पे हम क्या कर सकते हैं। इस विषय पर अगर कोई किसी अपना कोई सुझाव देना चाहता है तो हम आमंत्रित करते हैं कि अभी हम हैंड रीच करें, हम उनको आमंत्रित करेंगे, वो अनम्यूट करके अपनी बात रखें। आज हमारे बीच में आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी उपस्थित हैं और इसके बाद हमारे अशोक पटेल जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी को सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव, अपना अनुभव शेयर करने का कोशिश करें। हम सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहें। ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। और इस सत्र में पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं असल में एक संस्मरण से, जो कि कोविड के पूर्व का था, उससे आज की शुरुआत किया गया चाहता हूं और केवल संस्मरण ही मेरी तरफ से है। वो 2018 से पहले की बात है। हमारे ही क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम ये कहें कि गाय कत्लखाने में जा रही हैं और गाय पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है, तो ये किसके कारण है? जब हम अपने गोठ से, अपनी गौशालाओं से गाय को छोड़ रहे हैं, उसके बाद ही ये बात आ रही है, वरना कोई हमारी गौशालाओं में आकर के देखे और गाय का अपहरण करके देखे, तो शायद वो भी कत्ल हो जाएगा, निश्चित ही। लेकिन बात ये है कि हमने जब अपने परिधि से उनको छोड़ दिया है, तो ये होना स्वाभाविक है और सबसे बड़े दोषी हम ही हैं। चाहे हम कितने बड़े भी कानून ले आएँ, लेकिन जैसे आदरणीय अशोक पटेल जी ने कल बात रखी थी, मैं उससे सहमत हूँ और यही चर्चा मेरे घर में भी हुई। तब मेरे ख्याल से उस दौरान ये जो कानून था उसकी बात तो नहीं थी, लेकिन अपने ही क्षेत्र की बात थी। कोई पशुपालक लालचवश में आकर के अपने गौशाला उन्होंने बनाई और जो सब्सिडीज वगैरह है उसको ली और जो जो दानदाता हैं, यानी गाँव गायों के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं या प्रेम रखते हैं, उन्होंने उन्हें सहायता प्रदान की। और एक दिन फिर ये होता है कि वो अपने ही क्षेत्र के जंगल में गायों को छोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि बाघ ने, शेर ने हमारी गायों को खा लिया। फिर सब्सिडी की बात हुई। लेकिन जब ये सत्य सामने उजागर हुआ, तो ये थोड़ा-थोड़ा वायरल ये बात हुई और लोगों ने कानों सुनी बात सुनी। तो मैंने भी प्रयास किया ये कहाँ पे हुआ है। ये बहुत जघन्य अपराध था और संभवतः जो कत्ल खाने हैं उससे भी ज़्यादा कुकृत्य उन व्यक्ति ने किया था। लेकिन बहस मेरे घर में हो रही थी और बहस मेरे घर में हो रही थी, तो विषय आया कि हम बहस ही करते रहेंगे। मेरे गाँव में हो रही थी। तो चाचा जी, चाची जी थी, माताजी, पिताजी थे, तो बोले कि हम तो केवल बहस ही करते रहेंगे। तो बहस इस कदर थी जैसे संसद में आज देखने को हो रही है। लेकिन पिताजी ने कहा कि ये खाली बहस, तो इसके अलावा होना जाना कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद खाना खाओगे, भूल जाओगे। तब निर्णय लिया गया, क्योंकि चाची जी ने डेयरी खोल रखी है काफ़ी समय से, तो उन्होंने निर्णय लिया, जो मैंने कल बात भी की, तो 4-5
गाय, जो देसी किस्म की गाय हैं जो कि सड़कों पे रहती हैं, उनको वो लेकर के उनका पालन पोषण करता है, हालांकि बाद में दूसरे को दे देते हैं। तो ये कदम उन्होंने उठाया, चाहे वो अपने डेयरी में ज़्यादा दुग्ध उत्पादन देने वाली गायों को रखें, लेकिन 4-5 गाय हमेशा ऐसी गायों को लेते हैं जो निराश्रित रूप से छोड़ी जाती हैं लोगों के द्वारा, वो अपने गोठ में पालते हैं और उसको पाल करके फिर जब गौ माता दूध देने योग्य होती हैं और स्वस्थ होती हैं, तो वो दूसरे को किसी को दे देते हैं। तो इसी सिलसिले में उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी तब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे और उससे पहले जो बहुगुणा जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा भी प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन ना बात यही है कि 4-5 गायें एक परिवार, अगर हम ये देखते हैं, लेकिन जब सिलसिला आगे देखते हैं, हर मोड़ पर गायें, और जब जब कल इस सदन में बात उठी, बात आगे बढ़ी, तो ये देखने को मिला कि लोगों के मन में कितना दर्द है। इसी सिलसिले में मैंने पुनः कल शाम को आदरणीय रोमी राम जी भाई साहब से भी बात की। हालाँकि वो बहुत व्यस्तता के चलते वो कई तरह के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर में शामिल हो जाएँगे इस चर्चा में। और उनके साथ-साथ मध्य प्रदेश से ही हमारे सोनी जी भाई साहब भी उपस्थित इस चर्चा में रहने वाले हैं। और आप सभी के मध्य ये चर्चा अगर पुनः आपके विचार आते हैं, तो पुनः-पुनः आपका विचार, आपका प्रश्न और आपके द्वारा दी जाने वाली प्रेरणा का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं वापस पहुँचता हूँ आदरणीय भाई साहब के पास, और जो अन्य हैंड रेज़ हैं, मैंने तो मात्र शुरुआत करने के लिए बात रखी है, तो अन्य सदस्यों के पास आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम पहुँचते हैं। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश श्यामलाल जी। जैसे ही अपने जो है वो अतिथि आते हैं और गौ पालन के ऊपर अपना मार्गदर्शन देने के लिए, आप तुरंत जो है उनको आमंत्रित करिएगा। और तब तक मैं आपके आदेश का पालन करते हुए मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार रखें। जी ओम। सभी को सदन को प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत ही अच्छा भाई साहब ने आज योग, आसन, प्राणायाम सब क्रियाएं करवाई। सदन की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी चर्चा ये अपनी हो रही है गौ माता के ऊपर का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक पहलू होता है। आर्थिक रूप से जब तक कोई चीज फायदेमंद नहीं रहेगी, तब तक वे व्यक्ति उस ओर नहीं जुड़ेगा। सबसे पहली चीज, गौ माता रोड पे क्यों है, उसका मेन कारण क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है। आज भैंस बोदा इसलिए नहीं है कि कोई कटड़ा है, भैंस है, बोदा है, तो वो बकरी भी कहाँ घूम रही है रोड पे, बताओ ना। गौ माता ही क्यों घूम रही है? ये राष्ट्र ऋषि का देश है, संतों का देश है। गौ माता पे बहुत सी पॉलिटिकल राजनीति होती है। गाय पे पहले चर्चा होती थी, बहुत पहले, आज से 5-10 साल पहले, और अब कोई गाय पे कोई चर्चा ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज, गौ माता का मूल्य नहीं बचा। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं होगा, तब तक उस चीज को कोई भी आदमी अपने यहाँ नहीं रखेगा। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अभी जो गौ माता के ऊपर जो कुछ ऋषि संतों ने इसके ऊपर करके और उस गौ माता का महत्व बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसको रख रहे हैं। जैसे ए टू मिल्क इस टाइप का सब चल रहा है। तो जो देसी गौ माता है, देसी गौ माता का दूध अमृत के समान है। उसका गोबर, गोमूत्र वगैरह जो यूज होता है अपनी खेती में, वो भी बहुत ही लाभदायक है। तो मेरा सदन को सुझाव ये है कि इसमें से ये चीजें तो सब रोज सुनते आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इन चीजों पे रोक कैसी लगे। मेन चीज जो गौ माता जो रोड पे है, मेरा तो ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि गौ को खत्म करने की साजिश चल रही है। क्योंकि अब इतनी सरकार और इतनी दुनियादारी सब कुछ है, जब सब चीज पे हो सकता थे, गौ माता पे क्यों नहीं हो सकता? इतनी दुर्दशा गौ माता की नहीं हो सकती कि रोड पे ही छूट गई है, मर रही है, कट रही है, गा रहे हैं। क्योंकि अब वो कटना बंद हो गया तो उसका वो भी वो नहीं हो रहा है, मूल्य नहीं मिल रहा। तो पहले 5-10 हजार रुपए गाय के या केड़े के कुछ भी मिल जाते थे, अब तो बहुत बुरी हालत। तो अपना सदन
से मेरा निवेदन ये है कि इसका थोड़ा थोड़ा ऐसा हल निकाला जाए कि जिसमें इस समस्या का निदान हो। और अभी सरकार भी बहुत अच्छी, जैसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक किसान के बेटे हैं, गौपालक वंश से भी आते हैं। और हम सभी जो एक ऐसा प्रस्ताव बना के सरकार को दें कि जिसमें सरकार को आसानी, जैसे ये जैविक खेती, कभी भी किसी भी चीज को किसी के ऊपर आप लादोगे तो वो नहीं होगी। लादना नहीं है अपने को, जो गौपालन कर रहे हैं उन्हीं को प्रोत्साहन देना है। जो जैविक खेती कर रहे हैं उन्हीं को आप अगर प्रोत्साहन दोगे तो वो चीज आगे बढ़ी। कुछ लोग लाभ के लिए कोई चीज ले तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ लाभ खत्म हुआ और फिर उन चीजों को छोड़ देते हैं। आजकल एक गौशालाओं की इतनी भयंकर दुर्दशा है मध्य प्रदेश में भी, जहाँ देखते हैं कि गौशाला में घुटने घुटने कीचड़ भरा, वो नरक के समान गौशाला है। उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सिर्फ अपने लाभ के लिए ही करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ चर्चा हुई तो एक हमारे पिताजी बता रहे थे, एक मथुरा वृंदावन के पास तो गौशाला जो एक विदेशी महिला चलाती, वो विदेश से आई है और वो गौशाला चला रही है, हजारों गौ माता को पालती है। उसके यहाँ जो गौ पालन करते हैं वो जो कर्मचारी, उनको 15-15, 20-20 हजार रुपए देती। और हमारे यहाँ गोबर ढोने के लिए 5-5, 6-6 हजार रुपए देते हैं, तो वो बेचारे कहाँ गोबर ढोएंगे। जब तक इस चीज को आर्थिक रूप से लाभ के लिए जब तक कोई चीज नहीं जुड़ेगी, जब तक कोई भी गौ पालन नहीं करेगा। सरकार के पास बहुत साधन है, बहुत संसाधन है, बहुत बजट है सरकार के पास। और सरकार को क्योंकि ऋषि परंपरा, कृषि परंपरा हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण है, और अभी सरकार इस ओर कुछ कदम भी बढ़ा रही है कि हम जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करें। तो पतंजलि का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आप एक ऐसा प्रस्ताव बनाइए और जिससे कि ये गौ माता का संरक्षण हो। सदन का ऐसा सब लोगों से ऐसा सुझाव दो कि जिसमें ये इस चीज का कोई निराकरण निकले। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय अशोक पटेल जी, आपने जो प्रस्ताव रखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी की हैं आपने। आपने जो कहा है कि सड़क पर भैंस नहीं है, ये बात सही है कि सड़क पर सिर्फ गाय दिख रही है। एक जो कल डॉक्टर किशोर दुबे जी ने भी बात रखी थी, अन्य सदन में उपस्थित भाई बहनों ने भी रखा था कि एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए, इस पर हमें एक्शन लेना है। हमने पहले कई सुझाव रखे, परंतु सुझाव रखने के बाद हम अपने शांत बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति सदन में, कोई ना कोई व्यक्ति को एक जिम्मेवारी लेना चाहिए कि इसको हम कौन ड्राफ्टिंग करे, और ड्राफ्टिंग करने के बाद हम जो है इसको हम सीएम साहब के पास मध्य प्रदेश में इसको और अपने अपने राज्यों में गाय रक्षा के लिए हम इन चीज़ों को दें। तो ये जरूर हम बात रखें कि हम एक्शन में आएँ। और अभी हमारे शायद और वक्ता पधार चुके हैं, उनके पहले मैं आदरणीय पुनीता साकरे बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो अपनी बात रखें, फिर मैं दिनेश जी संभाल जी को आमंत्रित करूंगा। जी सदन को प्रणाम। संक्षिप्त विषय रखते हुए जी प्रणाम भाई साहब, आवाज आ रही है? जी बहन जी आ रही है, आवाज आ रही भाई साहब? जी हाँ आ सदन रही को है। प्रणाम करते हुए अपने विषय पे आ रही हूँ कि कल से लगातार अपने इस योगाहार मंच में गाय माता को लेकर के जो विषय चल रहा है वो बहुत अच्छा है, और मैं समर्थन करती हूँ आदरणीय दिनेश जी भाई साहब को, जिन्होंने वो भी विषय रखे कि हम ही गौ माता के हत्यारे हैं और रक्षक की जगह हम भक्षक बन रहे हैं, यानी भक्षकों के हाथ में हम दे रहे हैं। दूसरी बात अशोक जी भाई साहब ने भी बात रखी कि गाय माता कट रही है, मर रही है, बेहाल हो रही है उस पर, और गौशालाओं की भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात रखे हैं, और सरकार से अपील हमको करने की आवश्यकता है कि सरकार के पास में बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो अन्य योजनाओं में वो लगाते हैं। आज का व्यक्ति बहुत आलसी, मक्कार और क्या कहें ऐसा होने जा रहा है, स्वार्थी हो गया है। उसे लगता है कि केवल और केवल हम पैसा कमाएं, तो सेवा भाव भी उसके पास से निकलते जा रहा है। उसके मन मस्तिष्क में गाय माता को लेकर सेवा भाव बिल्कुल नहीं है। मैं सभी को नहीं कहती, लेकिन अधिकांश समाज में रहने वाले लोगों की ये भाव हो गए हैं, ये स्वार्थ आया है। इसीलिए सरकार को ऐसी योजना बनाना चाहिए
और बनाने की आवश्यकता है। हम सब मिल करके एकजुट होकर के सरकार से अपील करेंगे। कल सम्माननीय शरद जी भाई साहब ने कहा कि योजना ऐसी सरकार की बनती है, लेकिन जो धरातल पे व्यक्ति रहता है वो तय करेगा कि उसके गांव की, क्षेत्र की, समाज की क्या स्थिति है। उस आधार पे अगर योजना बनेगी तो निश्चित रूप से बड़ी अच्छी कारगर होगी। समाज का परिदृश्य जिस गांव में और हम समाज में रह रहे हैं उस क्षेत्र की बात मैं कह रही हूँ। और समाज की ये स्थिति है ही कि समाज आज जो गांव के लोग हैं वो भी चाह रहे कि गाय की सेवा कौन करे। हमारी अधिकांश बहनों ने ये सोच लिया कि गाय का गोबर कौन फेंके, ये गलत काम है। इससे हमारी कहीं ना कहीं जो एक स्टेटस है वो खराब होते जा रहा है। हमें तो बढ़िया अच्छा रहना है, बाकी के लोग अच्छे रह रहे, हम क्यों नहीं रहे। लेकिन ये जो मानसिकता है हिंदू समाज की, ये संकीर्ण मानसिकता है और इस संकीर्ण मानसिकता के कारण हम कहीं ना कहीं पतन के कारण भी बन रहे हैं। इसलिए सदन से निवेदन है कि हम सब मिल करके एकजुट होकर के आवाज उठाएं और गौ माता के लिए लड़ाई लड़ें। जैसे कि अपने चंदना गांव में गौशाला हमने 2 साल से प्रारंभ किए हैं। बड़े सब समाज के सहयोग के साथ हम गौशाला का संचालन कर रहे हैं, लेकिन कब तक उसमें एक लिमिट दायरा हो गया कि जब तक समाज का पैसा आएगा तब तक चलाएंगे, चल रहा है। वेदना भी है अंदर से और हम सब मिलकर के समिति के अन्य लोग काम भी कर रहे हैं। समय आता है गाय चराने वाले ने अगर नहीं चराया तो हम स्वयं समिति के लोग जाकर के स्वयं, मैं क्यों ना रहूं, अन्य लोग क्यों ना रहें, ऐसे लोग भी हैं कि वो गाय माता को चराने के लिए भी तत्पर रहते हैं। लेकिन बहुत सारी अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं को देखते हुए हम बहुत अच्छी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। इस बात का भी दुख है। हम उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन बड़ा काम अगर समाज में और प्रदेश में लाना है, गौ माता के लिए अच्छा बनना है, अच्छी कार्य करना है, तो हमें निश्चित रूप से सरकार से अपील करने की आवश्यकता है। एक होकर, नेक होकर, एकजुट होकर। धन्यवाद। वंदे मातरम। जी धन्यवाद आदरणीय बहन प्रीतचरण साकरे जी। अब मैं आदरणीय दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे आदरणीय रोमीराम जी को सादर आमंत्रित करें। जी दिनेश जी। जी जी आदरणीय धन्यवाद। और जब मैं आदरणीय प्रणीता साकरे बहन जी को सुनता हूँ तो कुछ बातें जो उभर के आती हैं वो मैं खुद पे लागू करता हूँ। तब मुझे ध्यान आता है कि हाँ, मैं खूब हल्ला हो हल्ला करने में आगे रह सकता हूँ, रहा हूँ। लेकिन मेरा कर्तव्य पथ क्या रहा है, खासकर गौ माता को संरक्षण देने का? संभवतः कुछ भी नहीं। लेकिन आप सभी के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो निश्चित ही महत्वपूर्ण हो रहा है। और इसी सिलसिले में जब गाय के संरक्षण की बात है, गाय को कटने से बचाने की बात है और गाय को पालने और गाय से स्वयं पालने के लिए जूझने की बात है और सरकारी व्यवस्था से भी जूझने की बात है, तो तब आदरणीय रोमीराम जी भाई साहब जैसा संघर्ष कम ही और बिरला ही देखने को मिलता है। और वो व्यक्ति जो कि बीसों वर्षों से इस संघर्ष को झेल रहे हैं और अब कहीं न कहीं सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो इस दिशा में जबकि जो अर्थ का आयोजन है, उसको भी कहीं दरकिनार करते हुए और उससे भी जूझते हुए, अब उन्होंने सफलता से सिद्धि की तरफ कदम बढ़ाया है। लेकिन इस संघर्ष में क्या-क्या सामने आया है? हम पहुँचते हैं आदरणीय रोमीराम जी भाई साहब के पास। कृपया आप बताइए इस संघर्ष का पूरा ब्यौरा ताकि थोड़ा ये खुलासा हो और फिर से हम तरोताज़ा हों आपके संघर्ष से और गौ माता के संरक्षण के लिए। जी, स्वागत है सर आपका। आप सबको सादर प्रणाम। मैं बहुत दिनों के बाद इस पवित्र कार्य में जुड़ सका हूँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थितियों से ऐसा जूझ रहा हूँ कि मुझे सुबह शाम दिन रात का पता नहीं चल पा रहा है और मैं लगभग अक्टूबर तक इसी तरह से बहुत व्यस्त हूँ। फिर भी वंदनीय सेमवाल जी ने बताया गौवंश के ऊपर चर्चा हो रही है, तो मेरे जीवन का ये अत्यपुण्य पल है जो मैं शेयर कर पा रहा हूँ और शायद आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं गौवंश के लिए एक संजीवनी के रूप में हमारे देश में एक नई किरण जगे और एक गौ माता का जीवन भी प्रकाशमान हो। मुझे पूरा विश्वास है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो
दावे करके आते और जाते हैं, उन लोगों ने हमेशा नजरअंदाज किया है और गौ माता की स्थिति के मुख्य कारण वे ही लोग हैं। लेकिन आप जैसे विद्वान, संस्कारवान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों के कारण यह संघर्ष जारी रहेगा और कभी न कभी हम जीतेंगे। मैं ये कहता हूं कि हमें दया, अगर जीवों के ऊपर दया करना यदि हम बंद कर देंगे तो मनुष्य का और जो यानी कि पूरे पर्यावरण का संतुलन ही निसंदेह खराब हो जाएगा। और वो आज वही स्थिति है कि जिसे संतुलन पर्यावरण का मुख्य स्रोत माना जाता है, वो इतना परेशान, इतना विनाश की तरफ जा रहा है कि उसकी तरफ खाली बोला जाता है। वो बोला भी इसीलिए जाता है क्योंकि आप जैसे, हम जैसे लोग सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं इन लोगों के मुखारविंद से सुन करके। लेकिन जब धरातल की बात करते हैं तो आप सभी ने जो बताया, धरातल पर ये लोग काम नहीं करते हैं। हमारी गौ माता से ज्यादा जो इज्जत और व्यवस्था है वो भैंस की है, मुर्गे की है, बकरे की है, कुत्तों की है। लेकिन गौ माता को जिसे हम माँ बोल रहे हैं, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। अब इसके सुधार की ओर जो मेरा अनुभव है, मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे मेरी बहन ने अभी कहा कि हम लोग भी 2 साल से एक समिति बना करके काम कर रहे हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो हो सकती हैं, लेकिन स्थायी व्यवस्थाएं तभी होंगी जब ये सरकार के द्वारा नियमानुसार कानून के संरक्षण में हो। क्योंकि मेरी बहन की भी एक उम्र है, एक उम्र के बाद हो सकता है आगे बच्चे ये काम ना करें। उस स्थिति में हम लोग इन पली पलाई गायों को फिर किसके हवाले छोड़ के जाने वाले हैं? ये वर्तमान में इस चिंता से मैं जूझ रहा हूं। गौ माता अपने आप में आय का बहुत बड़ा स्रोत है। ये आज के वैज्ञानिकों ने, आज के युग ने और आज की परिस्थितियों ने बता भी दिया है और इससे सीख भी रहे हैं। फिर भी यदि हम लोग वैकल्पिक रूप के व्यवस्थाओं में ही अगर उलझे रहेंगे, स्थायी रूप से व्यवस्थाएं नहीं देंगे, तो ये हमारा जो कार्य है ये कभी ना कभी फिर उन दुष्टों की भेंट चढ़ जाता है जिनकी गिद्ध की नजरें इन गायों के ऊपर होती हैं। आज हो सकता है मेरा राज है, कल ऐसे लोगों का राज भी आना स्वाभाविक है जो इन गायों को गाय नहीं मानते हैं। मेरा तो केवल आग्रह है पतंजलि जैसे अति प्रतिष्ठित संस्थान से कि सरकार की आंखें खोलें और जितने भी गौ संरक्षक का कार्य करने वाले हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, उन लोगों का सहयोग कर यदि हमारी गौशालाएं संचालित हैं तो उनका समन्वय हमारे वन विभाग से होना चाहिए। यदि आपकी गौशाला के नजदीक यदि जंगल है तो आप अपनी गायों को बड़ी संख्या में पाल सकते हैं। ये सरकार को हमें छूट देनी होगी। वन गुज्जरों को इन्होंने छूट दे रखी है। वन गुज्जर हमारे पर्यावरण को जितना डिस्टर्ब कर रहे हैं शायद ही कोई जाति इतना कर रही हो। हम अपने एरिया में देखते हैं, जब ये प्लेन से पहाड़ की तरफ जाते हैं तो प्लेन में आग लगा देते हैं और जब पहाड़ से नीचे को आते हैं तो पहाड़ों में आग लगा देते हैं। और गायों को लाना, ले जाना और तस्करी का कार्य करना सबसे ज्यादा यदि कोई कर रहा है तो गुज्जर समाज कर रहा है। लेकिन यदि समितियों को, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जंगलों को यदि गौवंश चरण के लिए यदि उनको संस्तुति दी जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक छोटी समिति भी बहुत बड़ी मात्रा में गौ संरक्षण का कार्य कर सकती है। अब हम लोग युवाओं को दूध के लिए श्वेत क्रांति से जोड़ने का बड़ी प्रलोभन देते हैं कि आप लोन लें, सरकार लोन दे रही है। और उस युवक को जब लोन मिल जाता है
10, 15, 20 गायें रख लेता है, उसके बाद जो गायें जीर्ण शीर्ण होती हैं, दूध से हट जाती हैं या बछड़े पैदा होते हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा धर्म संकट हो जाता है कि वो हताश हो जाता है। जितनी भी गौशालाएं जो उपयोगी हों, उनके साथ साथ कम से कम आधी और 25% तो ऐसी गौशालाएं होनी चाहिए जो केवल और केवल ड्राई होनी चाहिए, सूखी। अगर ड्राई डेयरियां साथ चलती रहेंगी तो हमारे युवा बेरोजगार लोगों को बहुत बड़ा रोजगार हम दे सकते हैं। मैंने दिया है। मैं बार बार एक चीज को कहता हूं, लेकिन हमारे सेमुअल साहब कहते हैं कि अच्छाई को कभी भी ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं चाहिए, क्योंकि उसका जो गुण भाव वो खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि यदि मेरे जैसे तिनके के बराबर काम करने वाला व्यक्ति यदि 170 परिवारों को दूध वाली गाय दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सरकार यदि हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करे और ये हमारी कंडीशन हो कि आपको हम स्ट्रक्चर तैयार करके देने में बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं, और आपको कंडीशन एक साथ में जो वन है उनमें आपको चराने की परमिशन दी जाती है, लेकिन ये कंडीशन लगा दी जाए कि आप 50% से ज्यादा उपयोगी गौवंशों को निःशुल्क हमारे बेरोजगार भाइयों को या SC ST विधवा विकलांग BPL के उन लोगों को देंगे जो खरीदने में असमर्थ हैं, और उनकी जो ड्राई गायें हैं, सूखी गायें हैं, बछड़े हैं, उनको आप अपनी गौशाला में लेंगे तो इस शर्त का फायदा ये होगा कि हर घर को दूध और हर घर में गौ माता का संरक्षण होना शुरू हो जाएगा। और ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, हम सरकार को लिख लिख करके तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। हमारे यहाँ पर चारों साइड रोहिंग्या मुसलमानों का इतना जबरदस्त जमावड़ा बन चुका है कि जो संबंधित पंचायतें ऐसे समुदायों को संरक्षण देती हैं, उन्होंने आपस में एक यूनिटी के मुताबिक इन लोगों को संरक्षित किया है। और उनका काम दिन में खनन करना, रात को वन काटना, और जो आवारा बेसहारा निराश्रित गौवंश जो रोड पे घूमता था, नदियों में लोग छोड़ देते थे, उनको काटना। और एक समुदाय ऐसा भी होता है जो आप जानते हैं, तिब्बती लोग, हमारे चारों साइड में तिब्बती लोग हैं, उनको ये मांस सप्लाई करते हैं। उनका धंधा इतना जबरदस्त फल फूल रहा है हिंदुस्तान में कि बड़े, मतलब हम लोगों को बहुत गलानी महसूस होती है। हमारे बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई भी हमारे यहाँ पे स्थानीय मुझे कोई ऐसा उदाहरण अभी तक नहीं दिखाई दिया है कि हमारे हिंदुओं के ऊपर, हमारी गौ माता के ऊपर होने वाले अत्याचार पर जरा सा भी किसी ने सबक लिया हो। खाली एक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा सा रैली निकाल देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें धरातल पे काम करना है, अपने संबंधित मजदूरों को और मजदूरों की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देनी है। मेरी गौशाला में 4 परिवार काम करते हैं, पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए कि कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर ये छोड़ देंगे तो मैं इसकी जगह लग जाऊंगा। मैं 15,000 रुपए से नीचे किसी को सैलरी नहीं देता हूँ, चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इस पवित्र कार्य में आप बढ़ चढ़ करके आगे आइए। सरकारें भी आपके आगे नतमस्तक होंगी और आपके साथ एक ऐसा संगठन जुड़ जाएगा जो आपके लिए बड़ा प्रतिष्ठा का पल बन जाएगा। ये जीवन साकार हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है और हो रहा है। इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी मुझे कभी ऐसा लगा था, और जो मेरे ऊपर जो इन्होंने हमारे राजनीति से संबंधित लोगों ने जितना भी अत्याचार किए, वो इसी सोच से किए थे कि प्रधान जी अगर गाय को पालेंगे तो आर्थिक रूप से मर जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो इनको ये जो लोगों में जय जयकार हो रही है इससे ये वंचित हो जाएंगे। लेकिन आज दावे के साथ बोल सकता हूँ, दोनों चीजों में मेरी प्रतिष्ठा स्थापित है, बनी हुई है, और मैं इस कार्य को निरंतर करता रहा हूँ, करता रहूंगा। आप लोगों का शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया, पर मैं ये जरूर कहूंगा, किसी भी नेता के ऊपर ये कह करके कि हमारे संगठन का व्यक्ति है, उसके ऊपर लिहाज करने की जरूरत नहीं है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर जो करने वाले होंगे वो किसी संगठन, दल, पद, व्यक्ति, जाति, अपने प्राय किसी के भी हो, जो करने वाले लोग हैं उनके साथ चलिए, उनका सहयोग दीजिए, और सरकार को हमेशा जागृत करने के लिए केवल और केवल अपने बलबूते पर इसी तरह से मजबूती के साथ अपनी आवाज रखते रहिए। आप सबको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, प्रणाम।
जी। और मैं यहाँ पे बात कहना चाहूँगा कि आदरणीय रोमिराम जायसवाल जी आदर्श प्रधान रहे हैं और आदर्श प्रधान इस मामले में भी रहे हैं। इन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए अपना समय भी दिया है और बहुत सारी बातें बलिदान की हैं। हालाँकि ये बात भी ज़रूरी है कहना कि बहुत जब लोग मौका देखते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके कंधे में बंदूक रख कर के अपनी आवाज़ें आगे बढ़ा देते हैं। यही बात आदरणीय रोमीराम जायसवाल जी के साथ हुई। जब आप जंगल बचा रहे थे, कंपनियाँ बचा रहे थे, हालाँकि आपने श्रेय उन लोगों को दिया और उन लोगों ने श्रेय हाथों हाथ लिया कि हमने कोको कोला जैसी कंपनियों को अपने गाँव से बाहर किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने किया वो कभी ये बात नहीं कहता। उसने कहा कि सबने सहयोग किया और ये कार्य हो पाया है। लेकिन उसका खामियाज़ा हमारे प्रधान जी, जिनको कि बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला और जैसे आपने कहा कि लोग अलग-अलग मायनों से अलग-अलग बातें रखते हैं और जो उभरते हुए व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौ-माता की संरक्षण की जो बात है, उसकी जो ध्वज पताका है, वो आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, आप अपनी जो गौशाला है, उसका एक संक्षिप्त विवरण भी दें। किस तरह से आपने जो गायों पर कुकृत्य हो रहे थे, उसको बचाने की शुरुआत की थी? और अभी गौशाला में कितने गोवंश हैं? और ये बात भी कहना इस मंच पर बुरा नहीं होगा कि जो जायसवाल जी ज़मीन को, जंगल को बचाने की बात करते हैं, वो गौ संरक्षण के लिए और गौ माताओं को बचाने के लिए अपने खेत को भी अगर वो बिक जाए, उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये जो दर्द है, ये अखंड पुरुषार्थ के लिए जो दर्द वो झेल रहे हैं, वो शायद हमारा दर्द भी होना चाहिए। मैं पुनः पहुँचता हूँ आदरणीय जायसवाल जी के पास कि कैसे जो गाय आपके गोठ में तो रही हैं, लेकिन जो छोड़ी गई गाय थी और कत्लखाने में जा रही गाय थी, आपने बचाई। इस पर भी आदरणीय जो नए सदस्य हैं, उनको सुनना ज़रूरी है। जी, मैं बताना चाहूँगा सर, ये भी बहुत ही एक शुरुआत भी प्रकृति की तरफ से ही और प्राकृतिक तरह से ही हुई है। मैं ये भी बताना चाहूँगा इसको। 2009 में 8-9 में मैं ग्राम प्रधान बना, 2008 में मैं ग्राम प्रधान बना, तो आप लोगों के संज्ञान में होगा कि पूरे भारत में हमारे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के संयुक्त अभियान से एक जन जागरण अभियान चलाया था, विश्व गौग्राम यात्रा। विश्व गौग्राम यात्रा में एक संचालित वाहन के ऊपर कामधेनु गाय के बड़े-बड़े फोटो लगा करके डोर टू डोर ले जा करके, उस टाइम में प्रधान के साथ-साथ संगठन का मंडल महामंत्री था। तो मेरे ऊपर भी दायित्व था कि विश्व गौग्राम यात्रा को डोर टू डोर पहुंचाया जाए और उसका जो अंतिम पड़ाव था वो हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून परेड ग्राउंड में होने जा रहा था। तो हम लोग पूरे दल बल के साथ वहां जा रहे थे विश्व गौग्राम यात्रा में। हमारे साथ 2 विधायक थे, माननीय कुलदीप कुमार जी और माननीय राजकुमार जी, तत्कालीन विधायक लोग भी साथ थे। हम लोग पूरे लौ लश्कर के साथ राजधानी के नजदीक पहुंचने वाले थे, तब तक मुझे सूचना मेरे ग्राम पंचायत के लोगों ने दिया कि यहाँ पर मेरे साथ में गांव में एक शीतला नदी है कि वहां पर गुज्जर समुदाय द्वारा बहुत बड़ी संख्या में ऊपर से पहाड़ी गायों को लाया गया है और वो ट्रकों में लोड कर करके ले जा रहे हैं। मेरे साथ विधायक जी थे और मंडल महामंत्री की अच्छी पकड़ होती है, तो मैंने उनको कहा। उन्होंने तुरंत मेरे कहने से थाना सहसपुर को सूचना दी। थाना सहसपुर से तुरंत पुलिस आई और उन्होंने 40 गौवंशों को पकड़ा मौके पर से और बाकी उन्होंने ट्रकों में भर भर के लोड करके बेच दिया था, क्योंकि वो संपर्क करते हैं तस्करों से। अब थाना से लगभग 30 किलोमीटर दूर और राजधानी के उस पड़ाव से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा सारा संगठन का दल रुका हुआ था, जहाँ पे मुझे गौवंश का इस तस्करी का पता चला। मैंने माननीय विधायक जी को बोला कि जरा थाने से पता करो कि पकड़े गए या नहीं पकड़े, तो उन्होंने बोला कि हाँ पकड़ लिए, 40 गौवंशों को पकड़ लिया है और 10-12 तस्करों को भी हम ले आए हैं थाने में।
मैंने माननीय विधायक जी को कहा, मान्यवर पकड़वा दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन उनको हमारे क्षेत्र में रखने की जगह नहीं है। गौवंशों को जहाँ पहले आप लोगों के संज्ञान में होगा कि थाने के पास थोड़ी सी जमीन होती थी जिसे बाड़ा बोला जाता था, यदि कोई भी आवारा पशु पकड़ा जाए तो वो बाड़े में छोड़ दिया जाता था कुछ दिनों के लिए, जब तक उसको स्थान पे नहीं पहुंचाते। आज उन सारे बाड़ों में हमारे हिंदू भाइयों के ज्यादातर कब्जे हो चुके हैं, कहीं कोई रखने की जगह नहीं है। तो मैंने विधायक जी को कहा कि विधायक साहब, उन गौवंशों को जो पकड़े गए हैं, जिन्हों मैंने पकड़वा दिया है, उनको रखने की जगह नहीं है, उनकी व्यवस्था करवाइए आप कहीं। तो उन्होंने कहा यार पहले तुम ये कार्यक्रम में चलो। मेरी वहां पर उन्हीं से बहस हो गई। मैंने बोला जो मैं बोलूंगा मैं करूंगा भी, मैं ऐसी लिपा पोती वाली राजनीति नहीं करता हूँ कि पकड़ करके नजरअंदाज कर दें। सारे का सारा दल वहां से परेड ग्राउंड गया और मैं अकेला वहां से वापिस थाने में आया। जब मैंने थाने में आया तो आप देख करके हैरान होंगे कि मेरा हृदय कांप गया। वहां पर कम से कम 100 से 125 के करीब में मोमडन लोग थे और 4-5 लोग हिंदू लोग थे, और उनमें से भी खाली बोलेंगे हाँ इरशाद यार जरा देख जरा कौन सी गाय बढ़िया से दूध वाली। तो पूंछ उठा उठा करके उस गौ माता का जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा था वो मेरे से देखा नहीं गया। मैंने बोला प्रभु भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे तो कसाई ले जा रहे थे, ले जाने देते। मैंने थानाध्यक्ष जी से संपर्क किया। मैंने बोला मान्यवर इन्हें आप, मैंने सुना था कि ऋषिकेश में गोकुल धाम है, मैंने बोला वहां क्यों नहीं पहुंचा देते आप। थानाध्यक्ष जी का कहना था कि कम से कम 2500 रुपए एक गौवंश का वहां पे एंट्री होगा और यहाँ से वहां पे ले जाने पे जो खर्चा होगा कौन देगा। मैं हैरान था सुन करके कि हमारे गौवंश को, गौ माता को रखने की कोई जगह नहीं थी। मैंने उन्हें बोला रुको, मेरे पास बहुत हिंदू लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब धर्म के काम करते हैं, मैं बोलता हूँ हम इन्हें नहीं देंगे, वहां भी नहीं देंगे, और जिन्हें आप दे रहे हैं ये सब कसाई लोग हैं, मैं जानता हूँ इनको, ये जो कोई 5 मांग रहा कोई 10 मांग रहा। तो उन्होंने कहा तो चलो तुम भी ट्राई करके देख लो कितने लोगों को देते हैं। यकीन करिए आप, किसी ने भी हामी नहीं भरी। मैंने कम से कम वहां से 60 लोगों को फोन किया, तो उन्होंने सब ने एक ही कहा कि अगर दूध वाली है, अच्छी गाय है तो यार दे देना एक, नहीं तो हमें, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो पहले ही भीड़ हो रखी। अंत में ये हुआ है कि मान्यवर मैं धर्म संकट में फंस गया। मैंने बोला मैं इनको अगर नहीं कहीं व्यवस्थित जगह में ले जाता हूँ तो ये तो उन्हीं कसाईयों के पास जा रही हैं, और अगर ले जाऊंगा अपने घर में तो मैंने कभी भी एक बकरा तक नहीं पाल रखा, तो मुझे इनका कोई अनुभव नहीं था, और घर में कोई काम करने वाला था भी नहीं, बच्चे छोटे थे और मैं और मेरी मैडम रहते थे। लेकिन जब कोई मानने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने उन गौवंशों के लिए मैंने बोला आप इनको अगर मैंने छुड़ाया है तो जब तक इनकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मैं इन्हें अपने पास रखता हूँ। तो एसओ साहब ने कहा कि एक नियमावली हमारे 2007 में तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बनाई है। उसमें यह है कि यदि कोई भी आवारा पशु यदि कहीं पुलिस की स्पुर्दगी में किसी के पास दिया जाता तो उसके भरण पोषण की 100% जिम्मेदारी सरकार की होगी, और 201 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तुम्हें मिलता रहेगा। तुम जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होती यार तुम रख लो इन्हें। हमने बोला चलो ठीक है 2-4-10 दिन में आप व्यवस्था कर देना। वहां से लाने के बाद 2-4-10 दिन तो क्या 2-4 साल निकल गए, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं और ना ही कोई 1 रुपए देने को तैयार। कांग्रेस का कार्यकाल था, मैंने सोचा बीजेपी की सत्ता आएगी तभी देख लेंगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मेरे पास 350 गोवंश हो गया, पुलिस पकड़े और मेरे यहाँ छोड़ दे, पुलिस पकड़े और मेरे। देखिए सर, अगर हम जरा सा भी ये काम अगर नियत से करेंगे तो पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, अधिकारी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेताओं के कान पे जूं नहीं रहेंगे। उन्होंने सारे वजन को मेरे अकेला छोड़ दिया, और फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ी सरकारी जमीन थी। हम लोगों ने यहाँ से LMC का प्रस्ताव पारित किया कि भाई इन गौवंशों के लिए हम लोग यहाँ पर एक संयुक्त गौशाला बनाते हैं, और जो भी गायें यहाँ पे मैंने अपने घर के पास रखी थी और अपने मंदिर के पूरा प्रांगण भर दिया था, हम यहाँ पे रखेंगे। वहां पे हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े 2 शेड बनाए। शेड बनाने के बाद सत्ता में हमारी बीजेपी आ गई तो हमारे लिए नोटिस मिल जाता है कि यहाँ पे आप गौशाला नहीं चला सकते हैं, यहाँ पर हम दूसरा और कोई प्रतिष्ठान लगाएंगे। हमें अपनी ही पार्टी के लोगों ने वहाँ पर गौशाला नहीं चलाने दी। मेरी वो वहाँ पे 7-8 साल तक वहाँ पे 3 शेड रहा, लेकिन आखिरकार वो जमीन इन्होंने
हमारी सरकार ने वो मेरे से पहले कांग्रेस सरकार ने कोका कोला को दी, हमने कोका कोला से लड़ाई लड़ी सबने, और उसके बाद सत्ता में हमारी त्रिवेंद्र सिंह सरकार आ गई। त्रिवेंद्र सिंह जी से मैं कई बार मिला। मैंने बोला मान्यवर, आपका नियम ये बोलता है कि यदि पुलिस सुपुर्दगी में दिए हुए किसी भी गौवंश के लिए जो भरण पोषण की जिम्मेदारी है वो आपने खुद नियमावली तैयार किया, कुछ तो हम लोगों को दिलवा दीजिए। सच्ची बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ 1 रुपए की मदद मुझे त्रिवेंद्र सिंह सरकार जी ने नहीं करी, क्योंकि कारण था कोका कोला की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें सब लोगों का अभियान, खाली कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके उनके भी अधिकांश नेता मेरे को सपोर्ट करते थे, और हमारी जो बीजेपी थी वो तब सपोर्ट करने में आई थी जब मुझे लड़ाई लड़ते लड़ते लगभग 9-10 महीने हो गए थे। उसमें इनको पता नहीं क्यों इतनी एलर्जी मेरे से हो गई, इन्होंने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं माना, बल्कि उल्टा इस जमीन को मेरे से छुड़वा लिया। अब वो तब से उठा करके सारे गौवंश फिर मेरे घर में आ गए। फिर हम लोगों ने एक नीति बनाई कि जितने अब इसमें अच्छे गौवंश भी थे, तो मैंने पेपर में निकाला कि यदि कोई भी गौवंश लेने के लिए अगर इच्छुक हो तो मुझे प्रार्थना पत्र दें, एक 10 रुपए का स्टाम्प पेपर दें, अपना आधार कार्ड दें, पर ग्राम प्रधान से लिखवा के लें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दूध वाली गायें देता रहूंगा। आज भी मेरे पास 150 से ज्यादा एप्लीकेशन मौजूद हैं। इतने लोगों ने आवेदन किया, फिर हमने इसमें चयन किया सबसे पहले SC लोगों से, ST लोगों से, विधवाओं से, विकलांगों को, उन लोगों को दिया जो बिल्कुल असमर्थ हैं। मेरा वजन बहुत कम हो गया। आज मेरे पास 113-14 गौवंश हैं, और अभी भी जो भी गौवंश दूध की स्थिति में आता है, जो मेरे पास जो आवेदन है, हम उनको बुलाते हैं। मैं हिमाचल के सिलाई, उत्तराखंड के उत्तरकाशी और नागठाट और यूपी के बादशाही बाग तक गौवंशों को दे चुका हूँ, और आगे भी इस कार्य को हम निरंतर इसलिए भी जारी रखना चाहेंगे, हमारी मजबूरी भी है और इसमें हमारी सुविधा भी है कि मुझे दूध की गाय रखने से बहुत नुकसान होता है, मुझे बहुत मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यदि केवल ड्राई गायें मेरे पास होंगी, सूखी होंगी, तो उनका गौमूत्र और गोबर इतना प्रोग्रेसिव है कि कम लेबर में मेरा ज्यादा खर्चा होता है, तो मुझे ड्राई डेयरी ही चलानी है। और मैं आपसे भी सभी से यही निवेदन करता हूँ कि ड्राई डेयरी और उपयोगी डेयरी को अलग अलग रखें। अगर आप उपयोगी गौवंशों को, दूधारू गौवंशों को सूखी गायों के बछड़ों के बीच में रखेंगे, उनके खान पान में फर्क करेंगे, तो बाकी गायों को बड़ी देख करके दिक्कत होती है। इसलिए सम व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, एक जैसा खाना सबको मिलना चाहिए, और एक जैसी सुख सुविधाएं सबके लिए साथ रहती हैं, तो ना तो मालिक को दिक्कत होती है, ना वहां पे पलने वाली गौवंश को दिक्कत होती है। पर जो मेरी पीड़ा है, जिस सरकार ने नियमावली बनाई, उसी सरकार ने मुझे डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सेमवाल साहब बड़ी पीड़ा का वो है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये नेता किसी के नहीं है, इनको केवल सत्ता में बनना है। गौ माता की जय जयकार, भारत माता की जय जयकार, राम राज्य के सपने, लेकिन सब कुछ चकनाचूर करने में ये सारे के सारे एक ही मैं कह रहा हूँ एक ही तरह से काम कर रहे हैं। आप करोगे, आप करवाओगे, तभी कुछ नई किरण जगेगी, अन्यथा हम गुमराह होते रहेंगे और भ्रष्टाचार बढ़ता चले जाएगा। आज चारों तरफ मेरा जो कोका कोला का था, सिमल साहब आप उसमें आए थे, हमने उसमें रक्षा सूत्र बांधे थे, 1 लाख से ज्यादा पेड़ थे उसमें, शीशम, खैर जैसे बहुउपयोगी। 1552 पेड़ों की नीलामी हुई, बाकी सारे 98,000 पेड़ जो है वो सरकारी तंत्र की देखरेख में गायब कर दिए गए, और उनके सारे प्रमाण मेरे पास है। मैं चाहूँ तो मैं NGT में जाकर के इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता हूँ, और मैं करूंगा भी। एक भी पेड़ अभी तक लगाए नहीं, 3 साल से इन्होंने सारे पेड़ कटवा दिए हैं। आज जो हमारा वाटर लेवल है वो धरती के अंदर लगभग 32 फीट नीचे चले गया है। किसी को परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं कर रहा है सब। आने वाले 20 साल के बाद जो नतीजे होंगे वो क्या होंगे, इसके लिए आप ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इनको बता सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पटल पे रखनी होगी, क्योंकि पतंजलि ही एक ऐसा संस्थान है। मैं उस वक्त भी पतंजलि से जुड़ा हुआ था जब हमारे स्वामी जी सुबह से शाम तक प्रयासरत रहते थे। उनकी हर प्रतिज्ञा फलीभूत हुई है, और उसी प्रतिज्ञा के कारण आज ये सत्ता में है। इनको परिवर्तन करने चाहिए। उस टाइम कहते थे कि अगर सत्ता परिवर्तन हुई तो व्यवस्था परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। राम राज्य का
एक समावेश होगा। लेकिन आप थानों में देख लो, आप राजस्व विभागों में देख लो, ना काश्तकारों की स्थिति को देख लो, और मजदूर कामगारों की जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं उनकी स्थिति देख लो, यथावत चल रही है। वही कमीशन खोरी चल रही है, उसी तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। केवल बोलने के लिए सत्ताएं परिवर्तन हो रही हैं, ये गलत है। मैं इसका धुर विरोधी हूँ। हमें सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद सर। और जो संघर्ष से उपजा हुआ जो सत्य है, उस सत्य के इस उद्देश्य के लिए जीवन भर कठिनाइयों से जूझते रहने के लिए जो संघर्ष आपने किया है, निश्चित ही ये महापुरुषत्व की बात है। ये सबके बस की बात तो नहीं है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा बोलना व्यर्थ है जब तक वो ज़मीन में अंकुरित होके उगे नहीं। और ऐसे बोलने वाले कई लोग हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे इस मंच पर कर्मयोगी जन हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। वापस आता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास। आदरणीय लूमीराम जी के पुरुषार्थ को मैं कोट कोट प्रणाम और नमन और वंदन करता हूँ। जितना आपके बारे में कहा जाए उतना कम है। आप वाकई में नंद बाबा के अवतार हैं, आप गोपाल के अवतार हैं, और आप संघर्षशील पुरुष हैं। आपने गाय माता के लिए जो संघर्ष किया है, सरकार के बारे में आपने जो कहा है, मुझे अफसोस होता है कि ऐसी सरकार और ऐसे जनप्रतिनिधि का तो भगवान ही भला करें। परंतु मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की सरकार पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, और इसके पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार इस प्रयास करते रहे। हमारे योगहार परिवार की ओर से भी ये चर्चा हुई कि जैविक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही है। केमिकल खाद पर डीएपी यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जैविक किसान को डीएपी सब्सिडी नहीं मिलती है, जिस पर लगातार चर्चा होती रही। आज सरकार ने निर्णय लिया है, अभी हाल में निर्णय लिया है, 1 हेक्टेयर में 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रति किसान को सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। एक गाय पे जो हमारी सरकार 20 रुपया पर डे देती थी, उसको 40 रुपया कर दिया है। तुरंत उन्होंने दूना अभियान दोगुना किया है। एक गाय के पालन पोषण के लिए जो डाई गाय हैं, उनको 40 रुपया प्रति गाय के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार देगी। तीसरा निर्णय उन्होंने लिया है कि एक गाय जैसे 2 लीटर 3 लीटर या 4 लीटर दूध एक समय देती है, दोनों समय एक गाय का कम से कम 7-8 लीटर 10 लीटर दूध हो जाता है। 1 लीटर पर प्रति लीटर पर 5 रुपया दूध का मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। तो इस प्रकार के कई निर्णय सरकार ले रही है, और भी ऐसे निर्णय ले रही है सरकार। एक जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, वो 200 गाय पाल सकता है, जिसका 4 करोड़ रुपया की लागत से योजना बनती है, और उसमें 2 करोड़ रुपया सरकार सब्सिडी दे रही है। ये भारत सरकार की योजना है। ऐसे विभिन्न योजनाएं सरकार जो है मध्य प्रदेश में ला रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम जो है योगहार परिवार की ओर से सरकार को सुझाव देंगे तो निश्चित सरकार मानेगी, मुझे भरोसा है। और मैं निवेदन करूंगा अपने सदन से कि ये प्रस्ताव जरूर लिखें। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी कहते हैं कि हमको एक्शन में आना है, तो एक्शन के लिए हमें प्रस्ताव बनाना पड़ेगा। अभी मैं चलता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी के पास, फिर अगले आदरणीय मनीष सोनी जी सुनेंगे उनको। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो रोमी भैया ने जो बातें बताई बहुत सत्य हैं, और ईश्वर उनको हमेशा इसी मार्गदर्शन पर सहयोग करते रहे, और वो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैंने अभी पाया कि जैसे हमारे यहाँ केसला ब्लॉक है, जहाँ मैंने मुन्नीलाल सर जी को घुमाया था पूरे क्षेत्र में, लगभग 100 गांव में हम लोग घूमे होंगे। वहां देखा कि सभी घरों में गोबर के बहुत बड़े ढेर लगे हुए हैं, और 4-5 से लेके 10 गाय तक पशु वहां पर उनके पास है। आज भी वहां परंपरा है कि गांव में एक आदमी जो गरीब है, वो ले जाके जंगल में चराता है और शाम को लाके बांधता है। ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए, और उन्हें जो सरकारी योजना से जो भी योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों को जो है उसकी जो पेमेंट बनती है, वो भारत सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति को, जो मैंने देखा है कि हमारे जो हरिजन आदिवासी भाई हैं और जातों के तो मैंने देखे नहीं वहां पे चराते हुए,
लेकिन जो हरिजन आदिवासी भाई हैं, उनको मैंने आज भी कम से कम ऐसे चिन्हित 100 गांव हैं जहां प्रत्येक गांव में वो अपने जानवरों को लेके जाते हैं, शाम को वो चरा के लाता है और सभी गांव वाले मिलके उसको कुछ थोड़ा थोड़ा सा पैसा देते हैं। ऐसा मैंने देखा और वो बहुत सफल है। वो जंगल में ले जाके चराते हैं और लाते हैं, वो बिल्कुल सफल है। आज गोबर के ढेर उनके घर का बयान करते हैं। अगर आप उनके घर जाओगे तो सबसे पहले गाय माता का दर्शन होगा और वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बताया कि हम लोग गांव वालों ने एक आदमी ऐसा कर रखा है, वो सभी गाय को ले जाके चराता था और यही परंपरा पहले हम लोगों के गांव में भी थी। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो जंगल खत्म होने के कारण ये परंपरा जो बुजुर्गों ने ऋषियों ने बनाई थी वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसलिए ये जो गाय जितनी भी गाय हैं वो आज रोड पे नजर आ रही है। अगर प्रत्येक गांव में एक गाय चराने वाले को अगर सरकार नियुक्त कर देवे कि ये आदमी गाय चरा के लाएगा और गोचर में चारा लगाने की योजना रहे कि 5-10 एकड़ जमीन में अगर चारा लग जावे तो वो प्रॉब्लम हट सकती है। और आज जो जंगलों में ये चल रहा है, जितने भी गांव हैं आज वहां चराने जा रहे हैं। मुन्नीलाल सर जी ने खुद घूमा है उन गांव में और बड़ी तारीफ करी है। हर गांव में उन्होंने जाके मही दूध पिया है, वो जानते हैं। अगर उन गांव में आज ये परंपरा है, वो छोटे छोटे लोग ये परंपरा कर सकते हैं, तो ये बड़े समाज वाले गांव में क्यों नहीं कर सकते? क्यों उनकी परंपराओं को, उनका घर कवेलू का है, उनका रहन सहन बहुत साधारण है, लेकिन उनके घर भी आज 5 से 10 पशु बंधे हुए हैं और वो बहुत खुश हैं। और चराने के लिए उन्होंने अपने गांव में एक आदमी को नियुक्त कर रखा है। उनके पास में जंगल लगा हुआ है, वो चराते हैं, जैसे वो खाते हैं वैसे उनकी गाय को वो खिलाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके जो मात्र हरिजन आदिवासी हैं, भाई हैं, जो इस सेवा में लगे हुए हैं, इसी सेवा में मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनकी सेवा में मदद करे और ऐसे चिन्हित करके ऐसे व्यक्ति को, जो पूरा गांव को बुला के ऐसे आदमियों को चिन्हित, जो 10-20 साल से जो गाय को चरा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग मजबूत कर पाएंगे जब वो गाय की ये प्रॉब्लम हट सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, सदन का समय कम है। जी ओम, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। निश्चित आपने कई गांव ऐसे घुमाए हैं जहां हमने गाय और उनके घर में जब प्रवेश करते हैं तो पहले गाय माता के दर्शन होते हैं। गाय माता उनके घर के द्वारे बंधी हुई हैं, ऐसा आदरणीय शरद वर्मा जी ने हमें दिखाया और हमने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उसमें हमने देखा कि छोटे छोटे से किसान अपने हल बैल से खेती करते हैं, वहां बैल भी, नंदी भी बंधे हुए हैं, गाय बंधी हुई है। सब कोई उनको जो पूजा करने का है, दीपावली को पूजन करना है, विभिन्न ये सब हमारे कृषि से संबंधित। हम हल की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, कुआं की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे। ये सब हमारा पुरानी परंपरा थी। हम उनको वापस आना पड़ेगा। कैसे वापस आएंगे? अभी समय बहुत कम है, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। इसके पहले मनीष सोनी जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात रखें। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को बुलाऊंगा, फिर रमेश चंद्र मेहरा जी को। जी आदरणीय मनीष जी। भाई साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। अभी आप कह रहे थे 20 रुपए सरकार ने बढ़ाए गाय पे, तो ये क्या सभी पशुपालकों को मिल रहे हैं? क्या सभी गोवंश जो रख रहे हैं उन्हें, या सिर्फ डेयरी वालों को मिलेंगे? मनीष भैया, जो किसान मिनिमम 5 से 10 गाय पालता है उस गौपालक को, और बाकी गौशालाओं में तो सबको मिलता ही है, लेकिन कम से कम 5 गाय एक किसान के पास होना चाहिए। उसको जो है 40 रुपया प्रति गाय के हिसाब से सरकार ने देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय सिर्फ गौशाला में जो है उनको देंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये दूसरे को नहीं मिला कि जो गौशाला में गौ माता है उनको गौशाला संचालकों को मिलेगा। बिल्कुल वही। जी जी, ओम। नहीं, ऐसा नहीं। 5 से 10 गाय का है और उन्होंने लिखा है, आप रजिस्ट्रेशन कराएं और उन किसानों को भी दिया जाएगा जो 5 से 10 गाय एक साथ अपने घर में पाल रखे। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना है प्रभारी महोदय? मेरे गांव में क्या किसान 100 गाय पाल रहे हैं जो देसी गौ माता है बिल्कुल। और चराने के लिए भी गांव वाले सब एक समिति बनाई हुई है कि जिसके पास 2 गाय 5 गाय, वो प्रतिदिन एक दिन सब गाय चराने जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो 1000 गौ देसी गोवंश से मेरे गांव में अभी विद्यमान है। आप आकर के कोई भी गिनती कर सकता है। बहुत बढ़िया। जी आदरणीय
मैं रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। अभी हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं और ये बात जो अभी मैं भी आपके साथ था, मैंने भी वो उन जगह पर गया हूँ और देखा, परंतु उन जगह में और हमारे जो जिन्हें हम कहते हैं जहाँ सिंचाई वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ में बहुत जमीन आसमान, वहाँ व्यक्ति जंगल ले जाता है, यहाँ तो रास्ते नहीं है। यहाँ तो खेत से यदि आपको चारा लेकर के आना है तो खेत तक जाने के रास्ते नहीं बचे, मेड़ भी तोड़ ली गई है। ऐसी स्थिति में जो चरोखर जमीन थी उस पर बहुत अच्छे लोगों ने कब्जा कर लिया। तालाब पे कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, चरोखर भूमि पर कब्जा है। आप किसी भी गांव में जाकर के देख लिए, कोई चरोखर भूमि बची नहीं है जहां पर की गाय चरती थी। जो तालाब थे उन तालाबों पर भी कब्जा है, वहां पर भी खेती हो रही है, कभी प्लाट के नाम पर तो कभी किसी को जो है 2 एकड़ जमीन देने के नाम पर। इस तरह से उन सब का बंदरवाट हो गया है और जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे इसी तरह से खत्म हो गई। जब चरोखर ही नहीं बचेगी तो फिर जाएंगे कहाँ, चराएंगे कहाँ? आज व्यक्ति जो है दूसरों के भरोसे, जिनके पास जमीन नहीं है वहां पर जमीन कम है, परंतु कम से कम जंगल में ले जाने की व्यवस्था है। तो हमें जब इन बातों पर भी ध्यान देना है कि ये चरोखर भूमि है वो यदि निकल जाए जहां जहां भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह से निकलेगी, पर बहुत सारी जगह पर चरोखर भूमि पर यदि शासन ध्यान दे तो निश्चित निकल सकती है और वहां पर इनका पालन हो सकता है। जी हो। जी, मेहरा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि मेहरा जी ने साथ में हम सब ने घूमा है कि इधर जो है जहाँ हमारी ज़मीन डली है, जंगल है, वहाँ गाय का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन जहाँ जो है उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ खूब एक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बची है, ये भी विचारणीय जो आपने विषय रखा आदरणीय मेहरा जी, ये भी बहुत ज़रूरी है और बहुत सही बात है कि सारी जगह कब्जा कर लिया गया है। इधर भी मैं इस बात को भी लेकर के सरकार का धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ लगातार गौचर भूमियों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मिशन चल रहा है। तहसीलवार तहसील यहाँ जो है सारे गौचरों पे, चाहे वो कोई भी मकान बने हैं, टीन सेट बने हैं, सबको बुलडोजर चला करके हटाया जा रहा है, बारी को हटाया जा रहा है और गौचर भूमि को मुक्त किया जा रहा है। ये भी हमारे यहाँ इधर चल रहा है, आगे पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा ये अभियान। तो ये भी सरकार का हम युगहर परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। मनीष जी का कोई विशेष बात है तो आप मनीष जी आप अपनी बात रखें, फिर मैं आदरणीय पवन जी को बुलाऊंगा। जी मनीष जी। आदरणीय भाई साहब, पहली बात तो ये कि गाय को अगर हम माता मानते हैं तो फिर सरकार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं रहती है। हमेशा जब भी बात होती है तो सरकार को बीच में लेके आया जाता है गाय के संबंध में कि सरकार करे, सरकार करे। सरकार क्यों करे? पहली चीज़ तो ये, गाय को हमने माता माना है तो हम उसकी व्यवस्था करें ना। हमारे परिवार का यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए या कोई तकलीफ आती तो क्या हम सरकार के पास जाते हैं? नहीं जाते। हम जन सामान्य ने ही गाय को एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखा हुआ है। सरकार इस पे ना शुरू से फोकस रहा, ना आज होगा, ना आगे भी होगा। हम सिर्फ सरकार को एक साधारण मुद्दा दे रहे हैं गाय के रूप में, वो उसको राजनीतिक एजेंडा बनाती है, वोट समेटती है, वो फिर कोई काम नहीं करती। करोड़ों रुपए का बजट निकालती है, वो सिर्फ उसके दलालों को, मतलब सरकार के जो एजेंट होते हैं उन लोगों तक पहुंचता है, ना कि गाय तक। आज जो आप बात कर रहे हैं 20 रुपए बढ़ाया है, तो ये भी गौशाला तक जाएगा। गौशाला में आज गाय नहीं है। आप मतलब कल से बात चल रही है, पूर्व से बात चल रही है, गायों की अच्छी स्थिति नहीं है गौशाला में। तो वो जो बजट आएगा करोड़ों रुपए का, कौन खाएगा? गैया थोड़ी ना खा रही है, कोई ना कोई एजेंट ही खाएगा। रही बात एसएचजी की, या रही बात की ग्रामीण स्तर पे समिति का गठन होगा, तो गठन में भी उन्हीं के एजेंट रहते हैं। आप अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सरकार के दलाल होते हैं, सरकार के एजेंट होते हैं। सरकार किसी की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, उन्हीं का होगा। आज आप बात कर रहे कि गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण का भी अगर आप एनालिसिस करेंगे साहब, तो ये देखेंगे कि वो जो अतिक्रमण धारी है, कब्जाधारी है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी का है, ना कि बीजेपी का है। और जहां बीजेपी के कब्जे हैं, मैं आपको होशंगाबाद की ऐसी कई चलो जो गोचर भूमि है उनकी लिस्ट दे दूं कि जिसपे बीजेपी के एजेंटों का कब्जा है, उस पे सरकार का कोई भी
ध्यान नहीं है, उसको सरकार नहीं हटा पाएगी। ऐसा ही जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो बीजेपी का जहां कब्जा होता है उनको हटाती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है महोदय जी कि गाय को राजनीतिक एजेंडा ना बनाएं, गाय को पालें, रखें, साथ में रहें, जिएं, और गाय के साथ में नवाचार हमको स्वयं को करना पड़ेगा, सरकार पे डिपेंड ना हो। जब जी भी मनीष होता है सरकार सरकार सरकार, सरकार सिर्फ सर वोट बटोरने वाली एक व्यवस्था है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और रही बात अगर सरकार की, तो केंद्र में आज राम राजा सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या उनको नहीं पता कि गाय कहाँ जा रही कटने के लिए? बंगाल में पूरी हमारे देश की गाय ट्रांसपोर्ट हो रही है साहब। देश के अंदर ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पे गाय कट रही हैं, क्या उनको नहीं पता? और हम ले दे के मुद्दा बनाते हैं गाय बचाओ गाय बचाओ, कहां अरे से गाय उनसे बचाएं? इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लेते हैं भैया, बहुत भयंकर, करोड़ों अरबों रुपए तो साहब ये गाय बहुत, काटने वालों से। हाँ बिल्कुल 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 ले ही रहे ना साहब। आज अगर आप यूपी जाएंगे, यूपी की भी मेरे पास ऐसी लिस्ट है जिसमें हिंदू लोगों के कत्ल खाने हैं, जिसमें कुछ तो ब्राह्मण भी हैं। और ये सारी लिस्टें जब हम विश्लेषण करेंगे तो आपको सब चीजें मिलेंगी सर। कहाँ आप बात करते हैं सरकार की? जी ओम। जी आपका सुझाव, आपकी पीड़ा, आप जो कहते हैं गाय माता जब सड़क पर डली होती है तब कोई गाय माता नहीं करता है उसको। गाय माता जब करता है जब सिर्फ जो है कहीं पकड़ी जाए, कहीं अगर कहीं परिवहन हो रहा है तो गाय माता जिंदाबाद, गाय माता, ये बात सही है। लेकिन गाय अगर माता है, अगर माता मानते हैं तो गाय अगर सड़क पर डली है, घायल है, तो उसको उठाएं, उसकी अरे सेवा करें। बजरंग दल वाले तस्करी करवाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, बजरंग दल वाले ही ले जाते हैं, वो अपने को सब पागल और बनाते अभी हैं पब्लिक को। चलिए कोई तस्करी करवा रहे हैं। और इन सबको अब लगाओ तो गौ सेवा में, जो जीतते हैं जिनको गौ सेवा में, गौ सेवा के नाम पे पूरा भांडाफोड़ हो रहा है, पूरी गौ सत्या, जो सही कहा इसने मनीष ने, गौ का बहुत। लेकिन इस सदन का प्रस्ताव का मतलब ये है मनीष भाई सभी, कि अपन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, जो गौ माता जो रोड पे घूम रही है ना, वो रोड पे से हट जाए, बस इतना निवेदन। बाकी जो किसान जो अच्छे लोग हैं वो तो गौ पालन कर ही रहे हैं, देश की परंपरा, उसका घी दूध मही गोबर सबका यूज कर रहे हैं। लेकिन सदन के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जो गौ माता जो रोड पे बैठी हुई है वो रोड पे नहीं बैठे, क्योंकि उससे बहुत नुकसान है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रही है, सड़ रही है, गल रही है, बहुत बुरी हालत है रोडों पे। आप जाओ तो रोड से जी हटाने पटेल के जी, लिए अपना ये अभियान है अपना। अशोक जी, आपने जो कहा है कि ये अभियान है, अगर ऐसा अपन प्रयास कर रहे हैं कि किसी को बताया जाए, कहा जाए, लेकिन अगर हम इसको बहस का मुद्दा बनाएं, अगर हम नेगेटिव पूरी बात सोचते रहेंगे तो करते रहो नेगेटिव चर्चा, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। और जो भी करना है और इसी प्रकार की बात करते रहेंगे तो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो आप ये समस्या का चर्चा कर रहे हैं। समाधान ढूंढना सर, समस्या का समाधान, ये तो पीड़ा है, उसकी पीड़ा झलक गई बेचारे की, बहुत परेशान, पीड़ा झलक गई, तो वो भी सच्चाई भी सामने आना चाहिए ना, कि ये नेता होनी तो देश को लूट रहे बहुत बुरी तरीके, कभी वो नेता और उसकी उसकी बात कर रहे हैं, वो नहीं करना, अपने को उसका पटेल समाधान करना। पटेल जी, ये अपन सारे लोग, सबकी पीड़ा है तब तो चर्चा कर रहे हैं। अब पीड़ा पीड़ा में आपस में अगर हम पीड़ा की चर्चा करें, ये चर्चा कहाँ करना है? जहाँ सरकार होती है कहीं उचित मंच पे ये चर्चा की जाए तो अच्छा है। यहाँ हम समाधान ढूंढ रहे हैं, यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि क्या अपन उस प्रस्ताव दें, क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है। इस उपाय के लिए अपन ने इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम ये चर्चा करते रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है, करता रहे, तो उसका ये बखान हो जाएगा और इसका इतिहास हो जाएगा, जैसे हम अंग्रेजों का इतिहास अभी तक बताते रहे, लेकिन हमने महान पुरुषों का इतिहास नहीं बताया। तो इसलिए हम विषय से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस चर्चा पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। ओम। जी नमस्कार सभी को। और बहुत अच्छी चर्चा पिछले 2 दिन से चल रही है। कल तो मैं नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आज भी जो मैंने सुना, सबसे पहले रूबी राम जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, और अभी भी विपरीत परिस्थितियां ही हैं, वहां पर रह करके वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय की उनकी भी चिंताएं हैं और आसपास का जो माहौल है वो भी चिंता करने वाला है, क्योंकि ये सब माहौल, जब कोई फ्री में कोई चीज किसी को मिलती है और फ्री में उसका वो उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है। जैसा उन्होंने अपने वहां पर अपनी स्थिति के बारे में बताया कि कैसे उनके गांव के आसपास के लोग खनन कर रहे हैं, बाकी सब तस्करी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना, ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको कि
हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके अगर ऐसा प्रयास नहीं हुआ तो जो स्थितियां भी बांग्लादेश में हो रही हैं वो आपके शहरों में भी हो सकती हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी हो सकती है। मुझे लगता है कि मुद्दा इस चीज का जो गौ पर जो मुद्दा है वो कई सारी और चीजों से भी जुड़ा हुआ है, और ये बहुत आसान इसका उपाय नहीं है, समाधान नहीं है कि हम एक ही छड़ी लगाएं और उसका समाधान हो जाए। जो उस छड़ी चाहे सरकार की हो चाहे किसी और तरीके से हो, मुझे नहीं लगता है कि ये जो समस्या है उसका समाधान जल्दी से हो सकता है। इसलिए मुझे, जो मैं बार बार कहता हूँ और मैं मनीष जी का समर्थन करता हूँ, कि हमें अपनी तरफ से जो प्रयास खुद कर सकते हैं उन पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए और उसके समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। बनस्पत की कहे कि सरकार कुछ करेगी, सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं और देश हमारा बहुत बड़ा है और हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो किसी भी सरकार के किसी भी संस्था के द्वारा पूर्ण रूप से समाधान जो कि जिससे हम संतुष्ट हो जाए तो आज की परिस्थिति में संभव ही नहीं है। इसलिए जो समाधान की बात है और समाधान की शुरुआत अपने आप से करेंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं नर्मदापुरम आया था तो मनीष जी ने मुझे गोबर गणेश की एक बनाए थे, वो भेंट किए थे, मेरे पास आज भी सुरक्षित रखे हैं, उसको रखा है और जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है कि इसके माध्यम से एक समाधान की तरफ आपने थोड़ा सा प्रयास किया है। तो इस तरह से हमारी तरफ से जो भी समाधान हो, जो भी समाधान की तरफ हम बढ़ सकते हैं उसको बढ़ने का हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका कुछ हमारा योगदान हो सकता है। बहस करने के लिए ये बहस अंतहीन है, इसमें अनेक दिन भी अगर हम बहस करते रहेंगे तो ये बहस ही चलती रहेगी। हम कहेंगे हमने ऐसा कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा सरकार ने नहीं किया, क्या इसने फलाना ने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ये ऐसे ही कई सारे उदाहरण, इतने अंतहीन उदाहरण हैं, तो इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसको एक बड़े दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है कि मूल कारण क्या है, उसकी मूल समस्या क्या है, और उसके मूल समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो शायद कुछ हम धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे। एक समस्या हमारे जो है वो है कि गौवंश की आबादी बढ़ रही है। जैसे आदमियों की आबादी बढ़ रही है, कुछ लोगों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है, कुछ चीजों की आबादी कम बढ़ रही है, तो आबादी से भी संबंधित है। दूसरी समस्या है कि श्रम से, कि हम इसमें कम करने में ज्यादा श्रम लगता है, तो इसलिए हम इस चीज को छोड़ें और इसके विकल्प ढूंढें और हम ऐसे चीजों को करें जिसमें कि हमारा कम श्रम लगे। तीसरा है हमारे हमारे जो समाज की धारणा है कि ये गंदगी उठाने का काम है, तो ये छोटा काम है, इसको हमें नहीं करना है। तो ऐसी कई सारी धारणाएं भी और ऐसे विश्वास भी और समाज का जो रूप है, मतलब समाज की जो सोच है, उसकी वजह से भी ये कुछ समस्याओं का हमारा ज्यादा बढ़ जाती है और जो फिर कंट्रोल में नहीं हो पाती है हमारे हमारे सेटिस्फैक्शन के। तो जहां पर एक ही आबादी बढ़ने का हमें गम है, हो सकता है उसी तरह से ये आबादी बढ़ने का दूसरे किसी पक्ष को उसको हो कि ये तो अच्छा है, हमारे लिए तो ये भोजन हो गया, हमारे लिए फ्री का हो गया, और ये तो ऐसा भी तो धारणा है। तो इस जो जटिल जो चीजें हैं, जिसको कि हम जटिल चीजें कहते हैं, मतलब जो जिसका समाधान तुरंत नहीं मिल पाता है, उसके लिए जरा सी अपने स्तर से, सबसे पहले अपने स्तर से प्रयास करें। सरकार को भी इसमें सहयोग करने का करें, लेकिन सरकार में भी कई सारी चीजें जुड़ी हैं जो कि पूर्ण रूप से वो समाधान नहीं दे पाते हैं, नहीं कभी दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारी स्थितियां हैं वो अलग है। हाँ, इन सारी स्थितियों में जो लोग अभी भी गौवंश का पालन कर रहे हैं, जो अभी बताया था कि केसला ब्लॉक में, ये वो ऐसे परिवार हैं शायद जिनके पास कम भूमि है, उनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, उनके लिए गाय का जो भी हो जाता है उसका एक महत्व है। तो ऐसे परिवारों का जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हमारी जो तकनीक है उससे अछूते रहे हैं, वहां पर हमारी परंपरा भी बची हुई है, हमारे खेत भी बचे हुए हैं, हमारी मेड़ भी बची हुई है, हमारे संसाधन भी बचे हुए हैं,
लेकिन जहां पर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आ गया, जहां पर ज्यादा पैसा आ गया, पैसा ज्यादा मिलने लग गया, मुझे लगता है कि एक मूल कारण पैसा भी, ज्यादा पैसा होना भी एक समस्या है, ज्यादा संसाधन होना भी एक समस्या है। जहां पर भी ज्यादा संसाधन दिए गए, जहां पर भी उपलब्ध हो गए, वहां पर दूसरी तरह की विकृतियां सामने निकल के आई है। ऐसा भी हमने देख रखा है, ऐसा भी अनुभव हुआ है। तो इन सब चीजों को मैं कुछ मुद्दे अभी डाल रहा हूँ, मैं कोई समाधान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि समाधान मेरे पास भी नहीं है। लेकिन जिसके जो काम कर रहा है उसको उसको करने देना और उसका सहयोग करना और उनके जीवन में जरा सी कुछ अच्छा लाने का प्रयास करना, ये मुझे लगता है कि एक हमारा ध्येय हो सकता है। और जो छोटी छोटी जो हम मदद कर सकते हैं, जो हम छोटे छोटे सहयोग कर सकते हैं इनके जिंदगी में, जो कि आपके केसला का उदाहरण आपने दिया, वहाँ के किसानों का उदाहरण दिया कि वो बचा रहे, वो काम करते रहे, उनके जीवन में कष्ट कम हो जाए, ऐसा अगर हम प्रयास करेंगे शायद हमारा भी कुछ उससे भला होगा। और खाली हम ये कहें कि हम गौशाला में ऐसा कर देंगे करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसका एक जल्दी समाधान हो जाएगा। और जहाँ संसाधन ज्यादा हो गए हैं वहां पर भी जरा हमें देखने की जरूरत है कि वापस आकर के कुछ तो जो संसाधन और जो धन ज्यादा जहाँ पर आ गया है वहां से उसका जो है कुछ चीजें वो हो गई है, कमी आई है, तो वहां पर मेड़ आपके बढ़नी चाहिए। वहां पर और भी जो चीजें आप पहले करते थे और जो नहीं कर रहे हैं उसको और ज्यादा करने की जरूरत है। शायद इसी की वजह से अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, हो सकता है आप केवल 90 रुपये ही कमाएं, और इस तरह से, लेकिन बाकी चीजों का भी ध्यान रखें। तो ऐसा करके अगर कुछ इस कुछ क्रांति होती है और लोगों का मन में परिवर्तन हो करके इस तरह बढ़ते हैं, तो वो भी एक योगदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज बहुत सुंदर मनीष जी ने भी अपनी अभी फैक्ट्री दिखाई, मैं देख रहा था, तो उनका अभिनंदन, उन्होंने अपना काम कर रहे हैं, वही उनका योगदान है कि उससे ही समाधान मिलेगा। जैसा उन्होंने अभी किया है कि समाधान ही मेरा ध्येय है, तो समाधान हमारा ध्येय होना चाहिए। अपने से हम जो कर सकते हैं समाधान, उसको करने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा मानना है और मैं इसी को कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी, आपने सारे जो अभी तक चर्चा हुई उसका आपने समाधान और चर्चा में हम सबका जो है मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत शादबाद। और जैसा आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया है कि निश्चित जहाँ केसला की बात की है कि वहाँ हमने देखा, जो आपने कहा है, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ ज़मीनें कम हैं और पानी की उपलब्धता कम है, और जहाँ पर किसान जो है पाल रहे हों, पैसा अधिक होना ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से व्यवहार बदल गए हैं व्यक्तियों के। और हम ऐसे नर्मदापुरम जिले में ऐसे गांवों का चयन कर रहे हैं कि जहां ऐसे किसान हैं जहां गाय पाल रहे हैं और कम खेती वाले किसान हैं, वहां कृषि विविधीकरण, वहां परंपरागत खेती और वहां जैव प्रमाणीकरण, ऐसी जैसी योजनाएं लेकर के हम वहां गौपालन के लिए भी चर्चा करेंगे। जहां एक एक दो दो किसान 5-5 गाय पाल रहे हैं, उनके घर घर में बंधी है, वहां भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार को निश्चित अपना प्रस्ताव तो लिखेंगे ही कि गांव में क्या व्यवस्था की जाए, वृक्षारोपण, तालाब, गौपालन, ये बहुत अति आवश्यक है। हर गांव में एक ऐसी जगह चुनी जाए कि जहां पे तालाब बनाए जाए, वृक्षारोपण किया जाए और गौपालन किया जाए। ऐसा प्रस्ताव देने में अपना कुछ नहीं जाता है। युगार परिवार की ओर से मैं चाहूंगा कि ऐसा प्रस्ताव बनाया जाए। डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड था, लेकिन अब समय हो गया है, कल हम उनका मार्गदर्शन लेंगे, सुझाव लेंगे। आज बस इतना ही। मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। शेष जो रह गया है वो भी आगे हम चर्चा करेंगे। ओ रंजना जी तक आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। आज मनीष जी आपका नंबर शेयर कर दे ग्रुप में। जी रंजना जी। जी धन्यवाद। और मैं आज की योग सत्र, योग चर्चा में बहुत ही सुंदर आज का योग सत्र, और द्वितीय सत्र में हमारे गौ माता पर बहुत सुंदर चर्चा और सुंदर सुझाव, मार्गदर्शन आदरणीय सभी महानुभावों ने दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, और आज के हमारे योगाचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह
योगाहार कार्यक्रम में हम सभी जुड़ते रहे, अपना मार्गदर्शन और सुझाव देते रहे और अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो यहीं पर मैं विराम देती हूँ और सबको राम राम जी। जी, आपका धन्यवाद और सबका धन्यवाद। और भी आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा से निश्चित बात निकलती है और हम जब तक नहीं शांत बैठेंगे तब तक हम सरकार से संवाद नहीं कर लेंगे। हम किसानों से संवाद करेंगे, हम सरकार से, समाज सेवियों से, व्यापारियों से, धर्माचार्यों से, सबसे संवाद करेंगे और अपना प्रयास करते रहेंगे। सबको प्रणाम। ओम 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 ओम। अनिल राय जी, आप अभी 8 के बाद जो है हैंड रेज कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 8 बजे के पहले आप लोग सब लोग हैंड रेज कर लिया करें, जिनको कोई बात रखना है। आदरणीय बीजी साहब पधारे हैं, उनका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। ओम ओम। ऋषिवर जी साहब, बधाई बधाई, आप मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पित कर चुके हैं। आशीर्वाद मिलता रहे। और आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी आशीर्वाद इसी प्रकार का मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। आदरणीय आचार्य वर्ग, परसों अपनी बात अधूरी रह गई थी, जैसे ये समाप्त होती है आपसे बात करता हूँ, फिर फोन करता जी हूँ। जी जी जी।